स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए पाकिस्तान के मशहूर समकालीन लेखक अली अकबर नातिक की कहानी शाह मोहम्मद का तांगा। इस कहानी का उर्दू से हिंदी में तर्जुमा किया है मिर्ज़ा A.B. बेग ने। मैं देर तक पुरानी दीवार से लगे तांगे के ढांचे को देखता रहा, जिसका एक भाग जमीन में धंस चुका था और दूसरा एक सूखे पेड़ के सहारे खड़ा था, जिसकी टुंडी डालियों पर बैठा कौवा कांव कांव कर रहा था। कुछ राहगीर दुआ सलाम के लिए रुके, लेकिन मेरा ध्यान ना पाकर आगे बढ़ गए। मुझे उस लकड़ी के पहिए और तांगे के ढांचे ने खींचकर 30 साल पहले पहुंचा दिया। ले भाई जवान, शाह मोहम्मद ने छांटे की लकड़ी तांगे के पहिए से टकराते हुए बात शुरू की। उन दिनों मैं मुंबई में था और जवानी मुझ पर फूटी पड़ती थी और खून में जोश था। बस वो कार जापान से नई नई बनकर हिंदुस्तान पहुंची थी कि मैंने खरीद ली। इस बात के बीच में उसने फिर छांटा घुमाते हुए पहिए के साथ लगा दिया, जिसकी रगड़ से गर्र गर्र की आवाज पैदा हुई और घोड़ा और भी तेज हो गया और लगा मुंबई की सड़कों पर दौड़ने। मियां जवानी अंधा खून होती है, टीले गड्ढे नहीं देखती, रगों में शराब की तरह दौड़ती है। और मेरी कोई जवानी थी, गुलाबी रंग था। फिर गाड़ी का हाथ आ जाना कयामत हो गया। सवार होकर सड़क पर आता तो लोग किनारे लग जाते, कहते भाई ओट ले लो ओट, शाह मोहम्मद मौत पर सवार चला आता है। उन दिनों कारों पर सवारी बिठाना शर्म की बात थी, इसलिए अकेला ही घूमता था। मुंबई की भीड़ तो आपको पता ही है। लेकिन मैंने कहा, शाह मोहम्मद बात तब है जब तू गाड़ी को भरी सड़कों पर हवा की तरह चलाए। फिर थोड़े ही दिनों में सर्कस वालों को पछाड़ने लगा। तो क्या चाचा आप गाड़ी लेकर सर्कस में काम करने लगे थे? मैंने आश्चर्य से पूछा। ओ मेरे भतीजे, शाह मोहम्मद ने घोड़े को चाबुक मारकर और तेज कर दिया। सर्कस वाली बात तो मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। मेरा उन मदारियों से क्या लेना देना। वो बेचारे तो पेट भरने के लिए यह धंधा करते थे। रोजी रोटी की फिक्र उन्हें मौत के रस्सों पर चलाती है। इधर तुझे पता नहीं, पर अल्लाह बख्शे तेरे दादा मेरे बाप को जानता था। हम पुरखों से नवाब थे। लाखों ही रुपए इन हाथों से खेल तमाशों में झोंक दिए। खैर छोड़ो इन बातों को। बात जापानी कार की हो रही थी। मुंबई की सड़क पर दौड़ाते दौड़ाते पूरा एक्सपर्ट हो गया, और हद ये कि चलते हुए बड़े ट्रॉलरों के नीचे से निकल जाता। ऐसे चलते ट्रॉलर के नीचे से छपाक से निकल जाता जैसे भूत उड़ जाएं। मुंबई में मेरी मिसाल दी जाती थी। अब मेरे कान खड़े हुए। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, वो कैसे चाचा शाह मोहम्मद? हा हा, शाह मोहम्मद ने मूंछों पर हाथ फेर कर घोड़े को बराबर थपकी दी और बोला, जवान, ये बात तेरी समझ में नहीं आ सकती, बस तू चुप करके सुनता जा। एक दिन अजीब किस्सा हुआ। मैं कार में जा रहा था। कुदरत खुदा की देखो, वो अकेला दिन था जब मेरी रफ्तार हल्की थी। क्या देखता हूं कि सड़क के किनारे एक आदमी निढाल और बुरे हाल में जख्मी भागा जा रहा है। ऐसा लगता था कि अभी गिरा। उसके पीछे पुलिस हूटर मारती चढ़ी आ रही थी। मैंने सोचा बेचारा मारा जाएगा, कुछ दया कर दें। उसी समय मैंने कार उसके पास ले जाकर खड़ी की और कहा कि भाई जल्दी बैठ जा। लो भाई, इधर वो कार में बैठा और उधर मैंने रेस दबा दी। घोड़े को एक और चाबुक। अब पीछे पुलिस और उसके हूटर और आगे मैं। वो बंदा बहुत घबराया कि अब पकड़े जाएंगे। अब उसको कौन बताए कि वो किसके साथ बैठा है। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं तो जानता था बेचारी मुंबई पुलिस की क्या औकात है। 100 साल ट्रेनिंग ले फिर भी मेरी हवा को न पहुंचे। टके टके के सिपाही
रोजी रोटी की मुसीबतों में फंसे मुकाबला करने के लिए थोड़ी भर्ती होते हैं। बेचारों ने रोजी रोटी का फंदा लगाया होता है, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। अब मुंबई की सड़कें थीं, हमारी कार थी और पुलिस की 10 गाड़ियां। मैंने चलते हुए पूछा, भाई क्या लफड़ा करके भागे हो जो इतने गुंडे पीछे लगा लिए? धीरज के साथ बोला, सेठ भीमदास खत्री की तिजोरी लूटी है, खत्री के चाकू भी लग गया है, अब पूरा फंस गया हूं, पकड़ा गया तो सीधा फांसी। मेरे तो होश की ऐसी तैसी फिर गई। ओ तेरे मुर्दों की खैर, भीमदास खत्री करोड़ों का मालिक, पूरी मुंबई में उसी के उधार सूदी का सिक्का चलता था। उसकी तिजोरी लूटने का मतलब था रातों रात सेठ बन जाना। मैंने पूछा, मगर तुम तो खाली हाथ हो? बोला, अभी चंद्रा खेम के पुल के नीचे फेंक कर आया हूं। बस एक बार इन लफंगों से पीछा छुड़ा लूं तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। गुस्सा तो बहुत आया कि ये कौन होता है हम नवाबों को माला माल करने वाला, मगर उसकी नासमझी देखकर गुस्सा पी गया। लेकिन रेस पर पांव का दबाव और बढ़ गया, जिसके कारण कार अब चल नहीं बल्कि उड़ रही थी। इतने में बकरियों का एक रेवड़ सड़क से गुजरने लगा और शाह मोहम्मद को घोड़े की लगाम खींचनी पड़ी। उसके साथ उसकी दास्तान भी रुक गई। वो बदमजगी से बोला, यार ये अयाली लोग भी खुदा जानता है जलजले की घड़ी पैदा होते हैं, जहां से गुजरते हैं हर चीज का नाश फेर देते हैं। सड़कें तो इनके बाप की होती हैं जो अपने नाम लिखवा लेते हैं। देख किस सुकून से कापा कांधे पर रखे अकड़ा जा रहा है, जैसे नादिर शाह का साला हो। आयाली को आवाज देते हुए बोला, ओ भाई जल्दी कर, घोड़ा बिदकता है, भेड़ों को जल्दी हाँक ले। उफ, खुदावंदा कैसा शैतानी आंत का रेवड़ है। आयाली ने गोया शाह मोहम्मद की आवाज सुनी ही नहीं। उसी बुर्दबारी से सड़क के दरमियान चलता रहा। शाह मोहम्मद पर यह दौरानिया सदियों पर भारी हो गया, मगर इंतजार के सिवा क्या कर सकता था। किस्सा सुनने की बेचैनी मुझे भी थी, लेकिन मेरी तबीयत में जरा इत्मीनान था। खुदा खुदा करके तांगे के गुजरने का रास्ता बना तो शाह मोहम्मद ने शुक्र का कलमा पढ़ा और दोबारा घोड़े को चाबुक दिखाया। घोड़े ने चाल पकड़ी तो मैंने कहा, चाचा फिर आगे क्या हुआ? यार इस अयाली ने बात का मजा ही हवा कर दिया। खैर, तो भाई मैं कह रहा था, मुझे उस दमड़ी गिर की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह समझकर पी गया कि ना समझ है, जाने दो। गाड़ी पता नहीं कितने मील की स्पीड पर थी, मीटर की सुई पर तो मैंने नजर न की, अलबत्ता पहिए कभी जमीन पर लगते थे कभी नहीं। ऐन उसी लम्हे हमारे सामने 72 इंच के पहियों वाले 2 ट्रक आ गए, एक दाएं से एक बाएं से। अब क्या था, पीछे पुलिस, आगे 2 ट्रक और सड़क तंग। मैंने कहा, ले भाई शाह मोहम्मद, यही वक्त है इज्जत बचाने का। अब पराई मुसीबत सर ली है तो उसे भुगत और खेल जा जान पर। लो जी, मैंने फौरन ही फैसला किया। उसे कहा, काका मजबूत हो जा, और फुर्ती से कार को एक ट्रक के नीचे से गुजार कर सड़क की दूसरी तरफ हो गया। ट्रक के नीचे से, चलती ट्रक के नीचे से। उफ मेरे अल्लाह, मुझ पर जैसे हैरानी का दौड़ा पड़ गया। अगर कुचले जाते तो फिर? हा हा बेटा, इसी का नाम तो होशियारी और कारीगरी है, शाह मोहम्मद ने सीना गर्व से फुलाते हुए कहा। इन कामों में पलक झपकने का हिसाब रखना पड़ता है। क्षण भर की गलती नहीं हुई कि बंदे का स्वर्गवास हो जाता है। चल आगे सुन। देखा तो आगे सड़क ही नहीं, लंबी और गहरी खाई थी, बीलिया। यहां भी मेरी हाजिर दिमागी काम आई। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कार का हैंडल दूसरी ओर घुमा दिया। बस ये समझ लो, उस वक्त मेरी फुर्ती सुलेमान पैगंबर के वजीर से भी ज्यादा तेज थी और आंख झपकने से पहले ही यमन के बिल्कीस का तख्त उठा लाया था। मेरी इस तेजी से यह हुआ कि कार दाईं ओर के 2 पहियों पर आ गई। अब वो खाई से तो बच गई, लेकिन स्कूटर की तरह 2 पहियों पर ही दौड़ती गई। भाई वहां तो अच्छा खासा तमाशा बन गया।
मुंबई की भीड़ भागकर सड़कों के किनारे जमा हो गई। चाबुक हवा में लहराकर घोड़े को तेज दौड़ाया। मैंने तो सोचा जान पर बनी है, पर उन्हें देखने को खेल मिल गया। अब गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि बेचारे मीटर की सुई के बस से बाहर हो गई। अगर उसी समय 4 पहियों पर करता तो पलट जाती। मैंने सोचा इसे इसी तरह जाने दो। वो भड़वा एक बार बोला, भाई इसे सीधी कर लो, नहीं तो मर जाएंगे। मैंने फौरन डांट दिया, नालायक, चुप रह, जिस काम का पता नहीं बीच में नहीं बोलते। कार को 3 मील तक उसी तरह 2 पहियों पर रखा और भूत की तरह निकल गया। जवान, क्या दिन थे। और एक ये दिन है कि आयाली रास्ता नहीं देते। शाह मोहम्मद की बात जारी थी कि गांव आ गया। वो मेरी ओर देखे बिना बोला, ले भाई जवान, बाकी किस्सा कल पर। मैं छलांग मारकर तांगे से नीचे उतर गया। ये मेरा स्थानीय शहर था। मैं इस्लामिया हाई स्कूल में 6ठी घंटी बजते ही भागता हुआ गेट से बाहर निकल आता। यहां से 50 डेग पर वेनिस चौक था। वहां से होकर तांगे वाले अड्डे पर आ जाता और शाह मोहम्मद के तांगे की अगली सीट पर जमकर बैठ जाता। कई बार तो सवारियां कम होने के कारण मुझे काफी देर तक अड्डे पर बैठना पड़ता। तांगों वाला अड्डा 4 कनाल पर फैला हुआ था और सारा का सारा छतदार था। छत लकड़ी के शहतीरों और आकड़ों पर सरकंडों की लकड़ी बिछाकर तैयार की गई थी। सिर से जरा ऊंची थी, यानी तांगे पर बैठा आदमी आसानी से हाथ उठाकर उसे छू सकता था। गर्मियों में खंबे के साथ सूती बोरियां लटकाकर उन पर पानी छिड़क दिया जाता कि हवा ठंडी होकर घोड़ों को लगे और लू पैदा ना हो। ऐसी हालत में ये एक बहुत ही शांत सराय मालूम होती थी, जिसमें कभी घोड़ों के हिनहिनाने और कभी चिड़ियों के फड़फड़ाने की आवाज आती थी जब वो घोंसलों से निकलकर दूसरे शहतीरों पर बैठती। वहां 3-4 होटल भी थे। होटल मालिकों ने वीसीआर लगा रखे थे, जिन पर इंडियन, उर्दू और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में चलती। कोचवान फुर्सत में यहीं पर तेज पत्ती की चाय पीते और 1 रुपए टिकट के बदले फिल्में देखते। वैसे तो सफाई का ध्यान रखा जाता, लेकिन लीद की हल्की सी गंध उसमें ऐसी बसी थी कि साधारण इंसानों के नाक में लग जाती। लेकिन कोचवानों, होटल वालों और पड़ोस के रहने वालों के लिए ये गंध सुकून देती थी। वो चाय या खाना खाने के साथ इस गंध को भी महसूस करते। इस प्रकार उन्हें दूसरी जगह चाय पीने में मजा नहीं आता। होटल आधे अंधेरे में डूबे हुए, बेहद तंग और नीची छतों वाले थे। फर्श अड्डे से 2 फुट नीचे जा चुकी थी। उनकी दीवारों और छतों पर धुएं का पलस्तर इस तरह चढ़ा था कि वहां किसी किस्म की रोशनी कर दी जाए वो बुझी बुझी महसूस होती थी। मिट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हों का धुआं हर दिन उस कालिख और अंधेरी में इजाफा कर रहा था। दीवारों पर हेमा मालिनी, नूरजहां, दिलीप कुमार और पता नहीं किन किन अदाकारों के फोटो लगे थे, जिनके ऊपर जरा ऊंचाई पर कुरान की सूरतें, सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे सूफियों के पोस्टर भी लटके थे। इन सब को धुएं ने बिना किसी भेदभाव के काला कर दिया था। होटल का मालिक उन्हें लगाकर भूल गया था और उसने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम मुसलमान पोस्टरों से कालिख हटा दे। सारे कोचवान पड़ोस के गांव कस्बों से सवारियां ला छोड़ देते और तांगा भरने तक यहीं रहते। अड्डे पर 20-25 तांगे हर समय खड़े रहते और घोड़े थान से बंधे खाने में मगन रहते। कुछ साईं की तरह के घोड़े सिर नीचा किए ध्यान में मगन रहते। कोचवान उन्हें दोबारा तांगे में जोत देते। थान के साथ 20 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा पानी का एक हौज भी था। जिस तरह कोचवान एक दूसरे से परिचित थे, उसी तरह घोड़ों की भी एक दूसरे से पहचान थी। जब एक घोड़ा सवारियां लेकर निकलता तो साथ वाला कनौतियां उठाकर हल्के से हिनहिनाता, जैसे विदा कर रहा हो। शाह मोहम्मद हमारे गांव का था। मेरा उससे परिचय तब हुआ जब 6ठी कक्षा के लिए मेरा स्थानीय शहर के स्कूल में दाखिला करवाया गया और उसी तांगे पर मेरा आना जाना ठहर गया। स्कूल जाते और वहां से शाह मोहम्मद के साथ आते कई महीने बीत चुके थे। इसी दौरान उसने अपने जीवन की कई ऐसी घटनाएं सुनाई
जो हैरान कर देने वाली थी। हर घटना किसी बड़े शहर में उसके साथ घटी थी। वो कब उन शहरों में फिरता रहा, इस बात को सब लोग नहीं जानते थे। पिछले 15 साल से तो वो इसी अड्डे पर तांगा चला रहा था। हाँ, बातें इतने जादू से सुनाता कि बात पर भरोसा करना ही पड़ता था। शाह मोहम्मद बंबू के साथ लगी उस तख्ती पर बैठता जो हर तांगे में उसी मकसद से लगाई जाती है। सीट पर उसे कभी कभार ही बैठना नसीब होता, लेकिन उस वक्त मुझे तेज गुस्सा आता जब सवारियां ज्यादा होने के कारण वो मुझे बच्चा समझकर हौदे में बिठा देता। लेकिन जब थोड़ी ही देर में वो कहानी शुरू करता तो मुझे अपमान का एहसास नहीं रहता। शहर में ये मेरा पहला साल था, जो दूसरे साल तक उसी खूबसूरती के साथ चलता रहा। इस दौरान मैंने स्कूल में बहुत कम नागा किया। ऐसा नहीं कि पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन शाह मोहम्मद की जुबानी कहानी सुनने का ऐसा चस्का पड़ा कि मैं अगली सुबह का बेचैनी से इंतजार करता, और घर वाले समझते कि मैं पढ़ाकू हो चुका हूं। ये किस्से किताबी नहीं थे, बल्कि ऐसी आप बीती थी जो विभिन्न शहरों और देशों की सैर के दौरान उस पर बीती थी। घटना का विवरण ऐसे करता कि मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता। इस तरह मैं बचपन में ही शहर भर से परिचित हो गया और शाह मोहम्मद से जलता, जो ऐसे ऐसे करतब करके आज यहां तांगा चला रहा था। मगर तीसरे साल मेरे पर निकल आए और मैंने जिद करके एक साइकिल खरीद ली। फिर मैट्रिक तक उसी साइकिल पर रहा, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि शहर की गलियां नापता। खासकर वसंत के दिनों में साइकिल पर सवार होकर सड़क के किनारे पेड़ों के साए में फिरना मुझे स्वर्ग की सैर के बराबर लगता। कंपनी बाग, पहलवानों का बाग, स्टेडियम और नहर से लेकर हीरा मंडी तक की सैर, सबका क्रेडिट मेरी साइकिल को ही जाता है। इसलिए अब मेरा कभी कभार ही तांगे के अड्डे को जाना होता। एक बार घर वालों ने कहा कि खाट के लिए बान लेते आना, सो बान खरीदने के लिए मुझे उसी तरफ आना पड़ा। एक बार अपने दादा के हुक्के की चिलम भी यहां से खरीदी थी। अगले साल मैट्रिक पास करते ही मैंने गांव छोड़ दिया और शहर में दोस्तों के साथ रहने लगा। इस तरह तांगे के साथ वो रिश्ता भी खत्म हो गया जो गांव से आते जाते साइकिल की डोर तांगे से बांध लेता था। अगले 2 बरसों में 1 या 2 बार ही शाह मोहम्मद से आमना सामना हुआ। नए दोस्तों की संगत में ये साल इतनी तेजी से निकल गए कि पता ही नहीं चला। यहां तक कि मैंने इंटर कर लिया और ग्रेजुएशन के लिए लाहौर चला आया। अब 2 महीनों बाद घर जाता, लेकिन इस सफर में शाह मोहम्मद के तांगे का कोई दखल नहीं था, क्योंकि गांव संपर्क रोड से कोई 3 मील की दूरी पर था और उस सड़क पर बहुत सी बसें चलने लगी थीं, जो पहले 2-3 ही चलती थीं। यहां भी गांव के कुछ तांगे खड़े रहते थे जो बस से उतरने वाली सवारियों को गांव ले जाते थे। मैं भी उन्हीं तांगों से गांव जाने लगा। शाह मोहम्मद इस दौरान मेरी आंखों से दूर रहा और 2 साल और बीत गए। अगली बार गांव गया तो बसंत का मौसम था। पेड़ों की शाखों पर हरी हरी कोपलें लहलहा रही थीं। इस बार दिल में ये चाहत जागी कि क्यों ना आज शाह मोहम्मद के साथ सफर किया जाए। मैं अपने शहर से गांव जाने के लिए सीधा तांगों के अड्डे की ओर चला गया, लेकिन अड्डे पर पहुंचते ही मुझे एक धक्का सा लगा। वहां 4-6 तांगों के अलावा सारे रिक्शे थे और शोर इतना कि कानों पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। फटे साइलेंसरों और गड़गड़ाते इंजनों के कारण अड्डे की छत उड़ी जाती थी। इस बेहंगम जीव के सामने घोड़े सहमे हुए थे। हर चीज बदल रही थी। ये देखकर दिल बैठ सा गया। कुछ देर बदहवास खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा। मुझे विश्वास था कि अभी शाह मोहम्मद यहां होगा। मैं अड्डे का सर्वेक्षण करने लगा कि कुछ ही पल में शाह मोहम्मद के तांगे पर नजर पड़ी, जिसकी एक एक पतरी मुझे याद थी। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, फिर भी पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन घोड़ा वो नहीं था। तांगे को देखकर एक अजीब सी खुशी हुई। मैं सीधे उस होटल की ओर बढ़ा जहां मेरे विचार से उसे होना चाहिए था। मेरे घुसते ही
शाह मोहम्मद की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो एकदम उठकर मुझसे लिपट गया। जोर शोर से गले मिलने लगा जैसे बरसों का बिछड़ा साथी हो। भतीजे, दूर ही निकल गए हो। क्या समझ लिया था शाह मोहम्मद मर गया? मान लिया शहरी बाबू बन गए हो, पर बंदा हाल चाल ही पूछने आ जाए, आदमी को अपने जिंदा होने का एहसास रहता है। हम भी बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, पर तू तो पुत्तर मुंह दिखाने से भी गया। कई बार सुना कि तू गांव आया और बिना मिले ही चला गया। मैं सोचता था कि भतीजा ऐसा तो नहीं, फिर न जाने क्या बात है। शाह मोहम्मद बोल रहा था और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, चाचा बाकी बातें बाद में कर लेना और जो चाहे कह लेना। पहले बाहर निकल के घोड़े का साज कस ताकि गांव चले। गिले शिकवे तांगे में करेंगे। चाय तो पी ले। शाह मोहम्मद ने चाय वाले को ललकारा। भाई एक कड़क दूध पत्ती बना दे। आज बहुत जमाने के बाद भतीजा अड्डे पर आया है। नहीं, चाय तुझे पता है मैं नहीं पीता, मैंने मना करते हुए कहा। अब बैठ जा पुत्तर। शाह मोहम्मद ने उस मलगज्जी रोशनी में मुझे जबरदस्ती बेंच पर बिठाते हुए होटल वाले को दोबारा ललकारा। होटल की हालत देखकर मुझे डर हुआ, कहीं इसे भी गिराकर बराबर ना कर दिया जाए और सब छोटे होटलों को गिराकर प्लाजा खड़ा कर दिया जाए, जिसमें चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा बिकने लगे और इस कच्ची पक्की धुएं वाली दीवारों पर धार्मिक और फिल्मी पोस्टरों की जगह पेनाफ्लेक्स ले ले। ये विचार आते ही मेरा सिर चकराने लगा। जल्द ही चाय की प्याली देखकर उसमें से चुस्की ली और सारे विचारों को एकदम से झटक दिया। अड्डे से निकलते ही शाह मोहम्मद ने दोबारा शिकायतें शुरू कर दी, जिन्हें मैं कुछ देर सुनता रहा। आखिर बोला, चाचा दुनिया के धंधों में वक्त की खबर नहीं होती। बहुत बार आपकी ओर आने का इरादा किया, लेकिन समय नहीं मिला। आज सोचा चाहे कुछ हो जाए, चाचा शाह मोहम्मद के साथ ही जाऊंगा। खैर, तांगे की बताएं कैसा चल रहा है। मैं तो अड्डे की हालत देखकर परेशान सा हो गया हूं। बेटे क्या पूछते हो अड्डे का? शाह मोहम्मद का स्वर अचानक दुखी हो गया। खुदा गारत करे इन फटफटियों का। अड्डा तो एक तरफ, इन्होंने सारे शहर का नाश कर दिया है। अल्लाह जाने किस शैतान ने पहले पहल स्कूटर के पीछे लोहे का पीपा बांधकर इस चुड़ैल को बनाया था। अब जिधर देखो ये शैतानी डब्बा दरदराता फिरता है। इसके कारण कसम ले लो, मेरे कान अब बिल्कुल बहरे हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। तेल और धुएं की गंध एक ओर, दिली और कलेजे पर भी कालिक की परत जम गई है। इनके कारण पूरे शहर पर वो जो काली देवी के बारे में सुनते थे, उसका साया फिर गया है। सफाई और सुकून तो गारत हुआ सो हुआ, जान का खतरा अलग से है। जान का इसमें क्या खतरा है? मैंने शाह मोहम्मद को और भी हिला दिया। लो भाई, तुम जैसे अनजान हो। शाह मोहम्मद ने अब की मजा लेते हुए बात शुरू की। रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा अच्छा भला घर से निकला, मिला अस्पताल में। वजह पूछो तो स्कूटर रिक्शे का नाम लेकर चुप हो जाता है। अभी जाके देखो, बड़े अस्पताल में आधे इसी काल के मारे पड़े हैं। सरकार के पास पट्टियों की कमी हो गई है और हड्डी जोड़ डॉक्टरों की चांदी हो गई है। इतने एक्सीडेंट कैसे होते हैं? मैंने शाह मोहम्मद की बात को हंसी में उड़ाना चाहा। शाह मोहम्मद अब पूरे मजाक उड़ाने के भाव से बोला, वजह इसकी ये है कि जिसको ढंग से साइकिल चलानी नहीं आती, उसी ने ये बीमारी खरीदी और लगा सवारियों की किस्मत जलाने। किसी की टायर खुल गई, किसी की जंजीर टूटी और आ पड़ा सड़क के बीच बिखर के। भाई कई बार तो अल्लाह माफ करे, देखकर मजा ही आ जाता है। इस तरह लुढ़कते हैं जैसे उठी हुई अर्थी गिर पड़े। कई बार तो इन एक्सीडेंट के कारण मेरा घोड़ा भी दब गया। अब तो कमबख्त स्कूल से भागे हुए 12-13 साल के छोकरों ने भी, जिनके अभी मुंह चटाने के दिन हैं, फटफटिए लिए फिरते हैं। एक दिन वो थे जब हम लाहौर में होते थे और हमारे पास होंडा स्कूटर था, जिसे जहाज से शर्त लगाकर चलाते थे तो 10-10 कारों से ऊपर निकाल कर ले जाते थे। ऐसे
जैसे हवाई मिसाइल उड़ता जा रहा हो। शाह मोहम्मद ने पुरानी आदत के तौर पर कहानी का पहलू निकाल ही लिया। वो कैसे? मैंने जिज्ञासा दिखाई। तांगा अब सड़क से निकलकर खुली सड़क पर दौड़ रहा था। शाह मोहम्मद ने घोड़े को एक छांटा दिखाया और बात शुरू कर दी। एक दिन मैं स्कूटर पर ही था। स्कूटर भी नया निकोर 0 मीटर था, बस हाथ के इशारे से उड़ता था। मैं तेजी से जा रहा था कि सामने से 10-12 लड़के स्कूटर दौड़ाते आए और अगले पहिए हवा में उठाते हुए जनाजन करके पास से निकल गए। मुझे लगा कि लड़के मुझे छेड़ के निकले हैं। बस उसी पर मेरा भी मीटर घूम गया। मैंने कहा, ले भाई शाह मोहम्मद, तू भी दिखा दे इन्हें अपने जलवे। मैंने उसी वक्त स्कूटर मोड़ा और पल भर में उनको पा लिया और ललकारा, ले भाई, अगर तुम अपने बाप की संतान हो तो मेरे बराबर आओ। फिर उसी वक्त रेस लग गई और स्कूटर हवा से खेलने लगे। हंसते हुए मुझे इधर उधर से कट मारने लगे, कोई आगे से कोई पीछे से। वो तो चाहते थे अपने अपमान का बदला लें। इधर मैं भी उनसे बचता हुआ तेजी से कटे मारता जाता था। बस ये समझो, हम उस वक्त यमराज के चाचा बने हुए थे। राहगीर की क्या हैसियत, हमारे आगे बैल आ जाता तो वो भी मारा जाता। इस शैतानी दौड़ की वजह से एक ही बार में पूरे फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक किनारे लग गई और लोग डरे सहमे फुटपाथों पर चढ़ गए। कुछ तो दीवारों से लग गए। मुझे उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। मैं कभी अगला पहिया हवा में उठा देता तो कभी पिछला पहिया उड़ा कर दौड़ता, जैसे मदारी का कोई खेल हो। इसी भागम भाग में अचानक मुस्लिम टाउन की नहर आ गई। अब खुदा की कुदरत, उसका पुल बन रहा था, जिसके कारण वहां कई मशीनें और मजदूर सड़क रोके खड़े थे। मजदूर तो हमें देखकर भाग निकले, पर मशीनें किधर जाती? उन्हें देखकर सब लड़कों ने अपने स्कूटर रोक लिए। लेकिन मैंने दिल में कहा, शाह मोहम्मद, तेरा यहां रुकना तेरा अपमान होगा। बस फिर मैंने एक बारगी स्कूटर को दाहिने हाथ की ओर फेर कर जो रेस दबाई। स्कूटर नहर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। उड़ते हुए हाथ हिलाकर मैं उन्हें इशारा करता गया कि बेटा अब आओ, अगर तुम में हिम्मत है। बस मैं निकल गया और वो बेचारे अपना मुंह छिपाकर वहीं रह गए। और अब एक ये रिक्शे वाले हैं जो गधी रेहड़ी चलाने लायक भी नहीं है, लेकिन मेरे घोड़े को बदकाने से बाज नहीं आते। बस मियां कयामत के दिन करीब आ गए। अगर उनके उतने हादसे होते हैं तो सवारियां उनके साथ बैठती क्यों हैं? मैंने पूछा। मियां नए जमाने को बुद्धि होती तो स्कूटर के पीछे डिब्बा बांधती, शाह मोहम्मद ने कहा। भाई अगर जापान वाले आकर देखें कि इन लफंगों ने उनके स्कूटरों का क्या हाल कर दिया है तो खुदा की कसम उनको जरूर अदालत में घसीटेंगे और उम्र कैद के साथ जुर्माना भी कराएंगे। अब बताओ, ये कोई न्याय है? जो चीज एक बंदे के लिए बनाई गई थी उस पर 20 चढ़ा दो। बस इस देश की हवा ही उल्टी है और लोग बस घास खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में गोबर जमा हो गया है। ये तो चाचा बड़ी खतरनाक बात है। क्या तुम सब कोचवानों ने विरोध नहीं किया इन रिक्शे वालों के खिलाफ? मैंने चिंता जताई। ऐसा ना हो कल को ये सारे अड्डे पर ही काबिज हो जाएं। उन्हें चाहिए था कि अपनी फटफटियों के लिए किसी दूसरी जगह अड्डा बनाते। लो जवान, कैसी बातें करते हो? अव्वल तो कई नए कोचवानों ने घोड़े बेचकर यही खरीद लिए हैं। अब वो अपना ही विरोध कैसे करें? दूसरे, जो रही सुहागन उसी का पांव भारी। सवारियां अब तांगों की ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखती, जिसके कारण हमारा जोर टूटता जा रहा है। और हालत ये हो गई कि हफ्ता भर पहले कमेटी वालों ने कोचवानों को उल्टा 2 महीने का नोटिस भेज दिया है कि तांगे अड्डे में अधिक स्थान घेरते हैं और लीद की गंध भी आती है। अड्डा रिक्शों को अलॉट कर दिया गया है, इसलिए अपना ठिकाना ढूंढ लो। घोड़ों के पानी का हौज 6 महीने हुए पाट दिया था। अब यहां तांगे वाले तो 6-8 ही रह गए हैं।
हम इस नोटिस को लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए थे, लेकिन उन्होंने साफ हाथ धोकर जवाब दिया। कहा, मैं कमेटी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। अब कोई पूछे कि तू दखल नहीं देगा तो तेरी अम्मा दखल देगी, जिसने तुझे जनकर हमारी किस्मत में लिख दिया। फिर मैंने पूछा। फिर हम अल्लाह को सौंप कर आ गए, और अल्लाह को सौंपे हुए काम का जो हाल होता है वो तुम्हें पता ही है। तो अब क्या होगा? मैंने अफसोस जताते हुए पूछा। होना क्या है? मैंने तो सोचा है अब मैं 2 महीने के बाद तांगा शहर लाने के बजाय बत्ती मोड़ पर ही चलाऊंगा। वहां अभी तांगों का राज है। लेकिन वहां भी तो 2 स्कूटर रिक्शे आ गए हैं, मैंने कहा। आ तो गए हैं, लेकिन देखी जाएगी। शाह मोहम्मद ने मानो एक समाधान निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया और 3-4 महीनों के बाद गांव जाने लगा। इस दौरान हर बार शाह मोहम्मद से मेरी मुलाकात हो जाती। वो अपना तांगा शहर से उठाकर बत्ती मोड़ अड्डे पर ले आया था। इस अड्डे पर कमाई कम थी, लेकिन शाह मोहम्मद को फिर भी सवारियां मिल जाती और 2 साल तक हालात अमन चैन से रहे। लेकिन कब तक? धीरे धीरे यहां भी स्कूटर रिक्शों का चलन आम हो गया और शाह मोहम्मद का तांगा बेकार रहने लगा। मैं जब भी गांव जाता उसी का तांगा आरक्षित करा लेता, लेकिन मेरे अकेले से क्या कमाई होती। 2 साल इस तरह निकल गए। फिर जो एक दिन मैं बत्ती मोड़ पर पहुंचा तो देखा शाह मोहम्मद भी एक रिक्शे पर बैठा सवारियों का इंतजार कर रहा था। मैं देखकर दंग रह गया और कुछ सुकून भी हुआ कि चलो अच्छा हुआ, उसे सवारियां तो मिल ही जाया करेंगी। सीधा उसी के रिक्शे की ओर बढ़ा। उसने मुझे देख स्कूटर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। 1-2 रिक्शे वालों ने मुझे टोका भी, भाईजान हमारे साथ आ जाएं, उसे रिक्शा चलाना नहीं आता। लेकिन मैं उन्हें अनदेखा करके शाह मोहम्मद के रिक्शे पर बैठ गया और रिक्शा चल पड़ा। शाह मोहम्मद का दिल बातें करने को बहुत करता था, मगर रिक्शे का शोर इतना था कि हमें ना चाहते हुए भी चुपचाप ही सफर करना पड़ा। इस यात्रा में मैंने भी ये अंदाजा लगा लिया कि रिक्शे वाले ठीक ही कहते थे। शाह मोहम्मद के हाथों से रिक्शा एक तरफ निकल जाता और कई बार सड़क के गहरे खड्डों में गिरते गिरते बचा। पूरे रास्ते दुआएं पड़ता रहा और दिल में आगे के लिए उसके साथ बैठने से तौबा कर ली। इसके बाद मैंने सुना कि उसका रिक्शा 2 महीने के दौरान ही पूरा हो गया। इतने हादसे हुए कि पहिए, गरारियां, चेन, हैंडल यानी कि सबका सत्यानाश हो गया। इस अवधि में कई सवारियां भी बिदक गईं। उन्होंने जल्द ही शाह मोहम्मद के रिक्शे पर बैठने से तौबा कर ली। वैसे भी वो स्कूटर रिक्शा किसी काम का नहीं रह गया था और ना ही अब उसकी उम्र स्कूटर रिक्शा चलाने की थी। अगली बार गांव आया तो शाह मोहम्मद गांव में घुसते ही जो पहला होटल पड़ता था वहां बैठा चाय पी रहा था। मैं कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गया। मुझे लगा कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है। उम्र तो कुछ 60 के ऊपर थी, लेकिन इतना कमजोर पहले कभी नहीं लगता था। रंग पीला और आंखें अंदर को धसी हुई। चाय का कप उठाते हुए हाथ भी कांप रहे थे। विश्वास नहीं आ रहा था कि ये वही शाह मोहम्मद है जो कुछ समय पहले हट्टा कट्टा और जीवन से भरपूर था। ऐसी गिरी हुई सेहत देखकर मैंने पूछा, चाचा शाह मोहम्मद, आपकी सेहत को क्या हो गया? शाह मोहम्मद चाय के कप से नजरें हटाते हुए बोला, मुझे पता था तू यही पूछेगा, पर कुछ बातों का जवाब ना भी दिया जाए तो यार बेली समझ लेते हैं। फिर भी कुछ पता तो चले। टोह लेते हुए फिर से पूछा, भतीजे छोड़ इन बातों को। शाह मोहम्मद एक ठंडी आह लेकर बोला, हमारे रोग तेरी समझ में नहीं आ सकते। सेहत तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन मैंने घोड़ा बेचकर लोहे का दुष्ट फटफटिया खरीदा था। वो तो खैर हुई तांगे का कोई खरीदने वाला नहीं था। अगर ये निशानी भी बिक जाती तो शाह मोहम्मद इतनी देर न चलता। खैर तू अपनी सुना, तेरा नौकरी धंधा तो ठीक चल रहा है?
जब रिक्शा ले ही लिया था तो बेचा क्यों? अच्छी भली रोजी रोटी चल रही थी। मैंने दोबारा पूछा। कहने लगा, बेटे क्या बोलूं, तुझे तो पता है, सारी उम्र ठाठ से रहे। तांगे पर बैठा था तो उसका 5.5 फुट का पहिया जमीन से इतना ऊंचा होता कि पैदल चलने वाले लोग छोटे छोटे लगते। तांगे के बंबू पर बैठते ही कद बढ़ जाता। तांगा नवाबों की सवारी और इज्जत की निशानी है। लोगों के आग्रह पर मैंने स्कूटर रिक्शा खरीद तो लिया, लेकिन जब 1.5 फुट के पहिए वाली फटफटिया पर बैठता तो ऐसा लगता जमीन के साथ घिसटता जा रहा हूं। शर्म के मारे जमीन में ही गड़ जाता और सोचता, शाह मोहम्मद, ऐसी रोजी से तो मौत ही अच्छी। अंत में उसे औने पौने बेचकर इस अपमान पर लानत भेजी। मुझे शाह मोहम्मद की बात पर हंसी आई, लेकिन संयम से काम लेकर उसे दबा गया। सच तो यह था कि अब उसकी उम्र रिक्शा चलाने की रही नहीं थी और ना जीवन भर उसने उन चीजों को छुआ था। मगर शाह मोहम्मद का यह बहाना मुझे अच्छा लगा। धीरे से कुछ पैसे निकालकर शाह मोहम्मद के नाना करते उसकी जेब में डाल दिए और घर चला आया। यह मेरी उससे अंतिम मुलाकात थी। उसके बाद कुछ समय के लिए देश से बाहर चला गया और जब आया वो दुनिया से जा चुका था। गांव में दाखिल होने के बाद मेरे पांव खुद ब खुद उसके घर की ओर उठ गए और जल्द ही वहां जा खड़ा हुआ। आज उसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। मैं उसके जमीन से बराबर हुए कच्चे घर के सामने सूखे बबूल के तने से लगे इस तांगे को देख रहा हूं, जिसके बंबू आधे रह गए हैं, पहियों को दीमक खा चुकी है और वो टूट फूट कर जमीन में धंस गए हैं। सीटें और लकड़ी की तख्तियां कोई निकाल ले गया है। वो तांगा अब एक ऐसा फटेहाल ढांचा है जिसका ना कोई कोचवान मौजूद है, ना उसे खींचने वाला घोड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली। स्कूल से निकलकर सीधा अड्डे की तरफ भागा और शाह मोहम्मद के तांगे पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाह मोहम्मद ने घोड़े को चाबुक लगाई, तांगे को गांव जाने वाली सड़क पर चढ़ाया और एक नई कहानी शुरू कर दी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।